नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल के नए कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स हंटर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरफ से है। कैट्स वॉरियर सिस्टम के अंदर डेवलप किए जा रहे लॉयल विंगमैन्स को डिस्प्ले करने के बाद अभी एचएएल की तरफ से कैट्स हंटर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। कैट्स हंटर का डिजाइन स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के डिजाइन से इंस्पायर्ड है, जो यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेनियन फाइटर जेट के द्वारा एक्टिवली इस्तेमाल किया गया था। स्कैल्प मिसाइल अपनी लॉन्ग रेंज और हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी इसको सिर्फ हम हमारी रफाल से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट हमारे लिए लिमिटेड हो जाती है। लेकिन कैट्स हंटर को डेवलप करने के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल में एचएएल के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया PTI 7 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो इसके डिजायर्ड रेंज और परफॉर्मेंस को अचीव करने में मदद करने वाला है। कैट्स हंटर का एक्सपेक्टेड रेंज 300 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये एक सबसोनिक मिसाइल होने वाला है, ताकि स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी का बेस्ट बैलेंस को मेंटेन किया जा सकेगा। स्टेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैट्स हंटर का डिजाइन एक लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जा रहा है, जिससे इसकी RCS को रिड्यूस किया सके और इससे आसानी से दुश्मन के रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस मिसाइल में सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज भी मौजूद होने वाली, जिस वजह से एंटीशिप ऑपरेशन में होराइजन तक पहुंचने से पहले दुश्मन की वॉरशिप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और इससे मिसाइल की हिट प्रोबेबिलिटी काफी हद तक इंप्रूव होने वाला है। कैट्स हंटर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का प्रोटोटाइप 2026 तक अनवील करने का प्लान किया जा रहा है और इसके बाद एक्सटेंसिव फ्लाइट ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत की क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जाने की क्षमता रखता है और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर कॉम्बैट ऑपरेशन में क्रूशियल रोल को प्ले करने वाला है। अगला अपडेट सी थ्रो आर्मर टेक्नोलॉजी की तरफ से, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में हमको हेवीली आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स के अंदर रहकर ही पूरे 360 डिग्री में नजर रखने की क्षमता देता है। लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी मेनली लैंड बेस्ड आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी सेम टेक्नोलॉजी को पहली बार शिप्स और सबमरीन में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। इस तरीके की सिस्टम को अभी टॉनबो इमेजिंग की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल HD सेंसर मौजूद होने वाला है और ऑपरेशन होने के बाद ये सिस्टम नेवल वेसल की सिचुएशनल अवेयरनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की उम्मीद किया जा रहा है। इस नए सी थ्रो आर्मर सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसिव सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहांस करना है, जिससे शिप्स और सबमरीन बिना किसी एक्टिव रडार एमिशन को या सोनार एमिशन को क्रिएट किए ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फायदा ये होगा कि नेवल वेसल स्टेल्थ मोड में ऑपरेट कर सकेगी और दुश्मन के डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकेगा। अगर शिप्स की बात करें तो ये सिस्टम एक 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करेगा, जिसमें मौजूद मल्टी स्पेक्ट्रल HD सेंसर रियल टाइम मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन में हमको मदद करने वाले और सबमरीन के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इससे अंडर वाटर प्लेटफॉर्म अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करते हुए और कम रखते हुए ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर पाएंगे। टॉनबो इमेजिंग की तरफ से बताया गया कि वो अगले 12 महीनों में इन सिस्टम की टेस्टिंग को स्टार्ट करने वाला है, जिसमें इसको अलग अलग तरह के नेवल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाने वाला है। अगला अपडेट रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ से है। AD की तरफ से बात बताया गया कि अभी आगे चल के डेवलप किए जाने वाले हमारा रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में एमका के लिए डेवलप किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। एमका जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, इसमें F-35 की तरह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इस वेरियस कंडीशन में दुश्मन को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में बोथ इंफ्रारेड ऑप्टिकल सेंसर मौजूद होने वाले, जो कि टारगेटिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट UCV में एमका के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन एक स्ट्रेटेजिक और इनोवेटिव डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जनरली ये सिस्टम सिर्फ मैन्ड एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन UCV का मेन रोल प्रिसिशन स्ट्राइक और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे रोल होता है। तो इस तरीके के सिस्टम को UCV में इंस्टॉल करने से, इंटीग्रेट करने से इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कई गुना बेहतर करने वाला है और अभी इसी वजह से भारत की तरफ से एमका के लिए डेवलप किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और ऐसा करने से भारत पूरे दुनिया भर में पहला देश होने वाला है जो कि किसी रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस तरीके की सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाला है। और अभी तक किसी भी देश की तरफ से इस तरीके की सिस्टम को अनमैन्ड ड्रोन्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं किया गया है। अगला अपडेट भारत की एक लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए स्विच UAV वर्जन 2 की तरफ से है।
पहले भी आइडिया फौज की स्विच एवी को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा चुका है और अभी इसके एक अपडेटेड वेरिएंट को आइडिया फौज की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये ड्रोन अनमेन्ड एरियल व्हीकल की मार्केट में एक ऑल टेरेन डोमिनेटर बनने वाला है, जिसमें काफी एडवांस फीचर हमको देखने को मिलने वाले हैं। स्विच एवी वर्जन 2 का ऑपरेशनल रेंज करीब 20 किलोमीटर तक एक्सपेंड कर दिया गया और जो कि पहले के मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। इसका फ्लाइट टाइम भी अभी 150 मिनट के आसपास इंक्रीज किया जा चुका है, जो कि बहुत मिलिट्री, होमलैंड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि यूएवी को स्पेसिफिक मिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकेगा। आइडिया फौज का कहना है कि ये ड्रोन अपने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले 25% के आसपास ज़्यादा परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है, जिसमें स्पीड, स्टेबिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी काफ़ी एनहांस किया गया। सबसे खास बात यह कि स्विच एवी को डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि DGQA की तरफ से फिट फॉर मिलिट्री यूज के लिए सर्टिफाई किया गया था, जो इसका रवसनेस और हाई स्टेक डिफेंस ऑपरेशन में इसकी सुटेबिलिटी को प्रूव करता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपडेट इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के रोड मैप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें नए एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, फ्रेगमेंटेशन, अम्युनिशन और एडवांस रडार के इंटीग्रेशन का प्लान किया जा रहा है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया था कि ड्रोन और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के डायनामिक को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से आर्मी की तरफ से अभी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। आर्मी का सबसे पहला फोकस अभी अपनी L70 और ZU-23M की गन्स पर होने वाली। ये गन्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी इनको जल्दी से मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से कोई भी इंपोर्टेड सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान नहीं किया जा रहा है, बल्कि बदले में आर्मी की तरफ से अभी इनको रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनस ऑप्शन का तलाश किया जा रहा है। पहले से आर्मी की तरफ से ऐसे 220 एयर डिफेंस गन को खरीदने के लिए RFI को इशू किया जा चुका और जुलाई 2025 तक इनका ट्रायल को स्टार्ट करने का प्लान किया गया। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी फ्रेगमेंटेशन अम्युनिशन को भी एक्वायर किया जाने वाला है, जो कि ट्रेडिशनल अम्युनिशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। साथ ही ये हमें मिसाइल के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर QRSAM को भी अपने सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया गया, जो कि इन गन्स के साथ मिलकर इंडियन आर्मी को एक क्लोज रेंज की मल्टी लेयर की डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर पाएगा। साथ ही अभी आर्मी की तरफ से अपनी रडार्स को भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया, जिसमें लो ऑब्जर्वेबल थ्रेट और स्मॉल साइज के ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से भी लो लेवल लाइट वेट रडार को खरीदने का प्लान किया गया, जो कि खास करके माउंटेन और वैली रीजन में काफी इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जो अभी इंडियन आर्मी की यूजर ट्रायल के लिए तैयार हो चुका है और आर्मी की यूजर ट्रायल के दौरान इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने का प्लान किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसको इवैल्यूएट करने का प्लान किया गया। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि ऐसा करने से आगे चल के जॉइंट ऑपरेशन में आर्मी और एयरफोर्स के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया जा सकता है। पिछले दिनों ओडिशा के चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, जिसमें हाई स्पीड लो अल्टीट्यूड थ्रेट के अगेंस्ट में इन सिस्टम को काफी इफेक्टिव पाया गया था। ये ट्रायल दुश्मन की एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को सिमुलेट करते हुए किए गए थे और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था, जो इस सिस्टम की कॉम्बैट रेडीनेस को प्रूव भी करता है। ये पहली बार था जब इस मिसाइल को फुल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल की सभी कंपोनेंट शामिल थे। अभी होने वाले आर्मी के यूजर ट्रायल के दौरान इन सिस्टम की परफॉर्मेंस को अलग अलग ऑपरेशनल सिनेरियो में टेस्ट किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि एग्जिस्टिंग मिलिट्री स्ट्रक्चर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस और मेंटेनेंस कितना हमको आसान पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर अभी अदानी डिफेंस को फाइनलाइज किया गया और आगे चल के जैसे इसका सभी टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद अदानी डिफेंस की तरफ से इसकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।